आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बातचीत का विषय है आज़ादी तलाशती स्त्री कविता। अगर हम साहित्य को समाज के प्रतिबिंब के रूप में देखें तो हम देखते हैं कि स्त्रियों के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, पढ़ा गया, लेकिन हम देखते हैं कि जो यह लेखन रहा है वह पुरुषों का लेखन रहा है। वह पुरुषों की रचनाओं में जो स्त्रियों का वर्णन दिखाई पड़ता है वह स्त्री रचनाकारों से काफ़ी अलग है। एक स्त्री के रूप में उसकी परिस्थिति, उसके दुखों को एक स्त्री लेखन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि जो कुछ स्त्रियों पे लिखा जा रहा है, जो कुछ स्त्रियों द्वारा लिखा जा रहा है, उस सब में स्त्रियों की अगर सहभागिता अधिक होगी तो हमको स्त्री लेखन को, स्त्री के जीवन को समझने में अधिक मदद मिलेगी। स्त्रियों की हम जानते हैं कि स्त्रियों की उपेक्षा, उनके शोषण के विविध आयाम, अभावग्रस्त जिंदगी, भौतिक असुविधा, दुर्व्यवहार आदि शब्द उनके संबोधन के परिचायक बन चुके हैं। हिंदी साहित्य में कविता की बात करें तो हम देखते हैं कि पुरुष कविता में असली औरत गायब है। वह औरत नहीं दिखाई पड़ती जो खेत खलिहानों में काम कर रही है। वह औरत भी हमें दिखाई नहीं पड़ती जो चूल्हे चौकों में पीसती हुई दूसरों को बना रही है। वह औरत भी कहाँ दिखाई पड़ती है जो गली मोहल्लों, आंगन चौबारों में दिखाई पड़ती है। वह भी औरत हमें दिखाई नहीं पड़ती जो सिसकियां भरते हुए आधे पेट या भूखे पेट सो जाती है। इसी संदर्भ में एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कारण है कि भक्तकालीन कवित्री मीरा बाई के बाद बहुत सालों का मौन, लगभग 400 बरस का मौन, उसके बाद केवल महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान, इसके बाद पुनः वहीं चुप्पी। इसी प्रश्न का जवाब मांगती हुई 90 के दशक में स्त्रियों ने अपनी कलम खुद थामी। यहीं से स्त्री मन की अभिव्यक्ति का बृहद पाठ आरंभ हो जाता है। जो स्त्री की पीड़ा, उसकी इच्छा, उसके अधिकार, उसकी विडंबना बोध, आतंक और हंसी के सजग गहरे अंतरपाठ को संवाद के रूप में कायम करता है। इसी अंतरपाठी संवाद को आगे बढ़ाने वाली 90 के दशक के बाद की प्रमुख कवित्रियां, जिनमें कीर्ति चौधरी, स्नेहमयी चौधरी, सुनीता जैन, मोना गुलाटी से लेते हुए ममता कालिया, अनामिका, सुशीला टाकभोरे, कात्यायनी, रजनी तिलक, सुधा अरोड़ा और नवोदित कवित्रियों में सविता सिंह, संवेदना, प्रज्ञा पांडे, नीलम, सुजाता आदि ने स्त्री मन की थाह पाने की पुरजोर कोशिश की है। सुशीला टाकभोरे की कविता इसी जनमानस को उकेरती हुई जान पड़ती है। वे लिखती हैं, मैंने नहीं देखा कोई भी अत्याचार, नहीं सुना कोई भी चित्कार सदियों पहले ही। मेरे देश की सामाजिक व्यवस्था ने छीन लिए थे मेरे पूर्वजों के आंख और कान। कविता की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर 90 दशक के बाद में स्त्री मन की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में अनुपम एवं अनपेक्षित असर डालती है। इसी दृष्टि से स्त्री कविता में स्त्री मन की सार्थक पहचान मौजूद है। एक जगह एक अस्तित्ववादी
व्यक्तित्ववादी नुमाइश में डूबकर घुटने टेकती है तो दूसरी जगह अपने क्रांतिकारी तेवरों द्वारा सांसारिक कार्यक्रम की पृष्ठभूमि का निर्माण भी करती है। विद्वानों का मानना है कि कविता की भूमिका परिवर्तन लाने में नहीं, समाज के नकारात्मक रवैयों से टकराने में है। इसी परंपरा की टकराहट अनामिका की कविता ऊनी टोपी में दिखाई पड़ती है। जब वे लिखती हैं, मैं ही नालायक थी जो सब कुछ भूल गई। बेचारी माँ ने तो सब कुछ सिखाया था। दस्ताने, टोपियां, जुराबे, छह सलाइयां फंसाकर मनोयोग से बुनी जाती हैं कैसे। नारी को त्यागमयी, ममतामयी, महामानवी घोषित किया गया और पिता, पुत्र, भर्ता व मालिक रूपी पुरुष सत्ता के अधीन रखकर स्त्री को आत्मोद्घाटन का मौका ही नहीं दिया गया। मेधावी प्रतिभा को भी मारकर दफन कर दिया गया। इसी के प्रतिरोध एवं प्रतिकार के रूप में 90 के दशक के बाद की स्त्री कविता का तेवर उठने लगा। निर्मला पुतुल की कविता बेटियां मुर के लिए इसी प्रतिरोध का ज्वलंत उदाहरण है। वे लिखती हैं, उठो कि अब अंधेरे के खिलाफ उठो अपने पीछे चल रही साजिश के खिलाफ उठो, तुम जहां भी हो वहीं से उठो, जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उठती है जैसे राख में दबी चिंगारी। 90 दशक के बाद की स्त्री कविता के साक्ष्य 90 के दशक के बाद की स्त्री कविता समय के साक्ष्य की कटु आलोचना है। सदियों से स्त्री को परंपरागत विशेषणों से युक्त किया गया, उनमें मानव हृदय की कल्पना ही नहीं की गई। अब तक कवि स्त्रियों को सुपर ह्यूमन बनाकर रखा था, लेकिन कवित्रियों ने इस क्षेत्र में दमदार हस्तक्षेप किया और स्त्रियों की वास्तविक स्थिति को अपनी कविता में जगह दी। वे अब सुपर ह्यूमन न होकर एक सामान्य स्त्री की तरह नजर संवेदना को अपनी कविता तिरस्कार में उकेरती हुई लिखती हैं, सखी चुप रहने की कहानी है हमारे परिवार, चुप रहो, झुकती रहो, त्याग करो और घुट घुट कर मरती रहो। कात्यायनी अपनी कविता 7 भाइयों के बीच चंपा में स्त्री के जीवन की उस पीड़ा को सामने रखती हैं जो अब तक की कहानियों में गढ़े चित्र से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटकर है। 7 भाई की बहन सोनचिरई जो भाइयों के संरक्षण में रहकर दूध भात खाती है और झूला झूलती है, लेकिन हकीकत उस दूध भात से कहीं अलग है। यह सोनचिरई 7 भाइयों की बहन सोनचिरई जो दूध भात खाती है, वह कहानियों में हम सुनते हैं, लेकिन जब हम हकीकत में देखते हैं तो 7 भाइयों की बहन जो चंपा है, वह जलकुंभी भाइयों के द्वारा उनके मन के खिलाफ कार्य करने पर वह भाइयों के द्वारा जलकुंभी में दफना दी जाती है। अगर आपको रहना है तो इनके अधीन ही रहना है। अगर आपको अपने जिंदा रहना है तो इनके इच्छा के अनुरूप ही कार्य करना पड़ेगा। अगर जैसे ही आपने अपनी इच्छा बताई, आप एक मनुष्य हैं, आप ऐसा सोच सकती हैं, तो इन्हीं भाइयों के द्वारा जलकुंभी में दफना दी जाती हैं। कात्यायनी लिखती हैं, 7 भाइयों के बीच सयानी चंपा,
एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई। तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच दबा दी गई, देवता पर चढ़ाई गई, मुरझाने पर संभल कर फेंक दी गई, जलाई गई, उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में। यह राख बिखेरने का जो कॉन्सेप्ट है कि यह राख क्यों बिखेरी गई, यह राख इसलिए बिखेरी गई कि कोई विद्रोहिणी चंपा पुनः न जन्म ले। ये कोई विद्रोहिणी चंपा पुनः न इस गांव में उठती हुई नजर आए। यह सबको चेताता है कि अगर आप अपना सिर उठाने की कोशिश करती हैं, अगर आप अपने मन की सोचने की कोशिश करती हैं, अगर आप अपने मन के करने की कोशिश करती हैं, तो उसी चंपा की तरह आप भी दफना दी जाएंगी। हम लोग गांव में सती मैया का चौरा हर गांव में एक जगह जरूर मिल जाता है। क्या यह कहानी उन्हीं से उसी तरह की नहीं जुड़ी है? यह सती मैया का चौरा, वह सती हो जाती है और चौरा बना के हम पूजते हैं। यह जो 90 के दशक के बाद की स्त्री आती है, वह स्त्रियों के समस्त दुख को खोल कर रख देना चाहती है। उनकी जो कहानियां बनाकर हमें सुनाई जाती हैं और जो उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए यह कहानियां हमको सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्रिय लगती है, मनोरंजक लगती है, लेकिन वास्तविकता जो है इससे कहीं ज्यादा बदतर है, इतर है। 90 के दशक के बाद की स्त्री कविता में स्त्री के मन की थाह और दहलीज के बाहर अपने अस्तित्व की तलाश करती स्त्री का महत्वपूर्ण चित्रण है। स्त्री बंधनों को झटक कर अपनी प्रतिभा स्थापित करती है। यह विश्वास बहुत संभावनाएं जगाता है। समाज और साहित्य में संभावित परिवर्तनों की पदचाप इन कविताओं में हमको सुनाई पड़ती है। बदले की भावना और आक्रोश के स्थान पर अपनी क्षमताओं को आधार बनाकर ये कविताएं मंजिल और मार्ग चुनने का साहस रखती हैं, जिनमें सुधा अरोड़ा की कविता पूरी तरह समर्थ दिखलाई पड़ती है। सुधा अरोड़ा लिखती हैं, जब मेरी जान पर बन आई तब मैं चेती, जब मेरी जान पर बन आई तब मैं चेती, जब मुझे कुचलने की बेतरह कोशिश की गई, मेरे विकल्प हाथ से छूटते गए। मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, मैं आत्महत्या कर लेती या बगावत करती। मैंने दूसरा विकल्प चुना और देखा लाल गोले सा उगता सूरज। निश्चित तौर पर यह एक उम्मीद जगाती हुई कविता है कि स्त्रियों के सामने 2 तरह के रास्ते दिखाई पड़ते हैं, एक आत्महत्या का और दूसरा बगावत का। जब बगावत करती है, उन रूढ़ियों को तोड़ने की हिम्मत जुटाती हैं, तब निश्चित रूप से एक नए जीवन का आगाज हमें दिखाई पड़ता है। हाँ, यह बगावत करने में कभी वह दफना दी जाती है, कभी उसके फन कुचल दिए जाते हैं, कभी वह इससे आगे भी निकल जाती है। तो इस तरह से यह दोनों रास्ते को चुनना साहस की बात है कि अगर आप आत्महत्या कर लेती हैं तो समाज को कुछ नहीं दे पाते, लेकिन उसी में बगावत करते हुए अगर वह मर भी जाए तो समाज उसकी शहादत को याद रखेगा। और निश्चित तौर पर अगर वह आगे बढ़ती है तो उसके साथ ही कई और स्त्री अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए खड़ी नजर आती है।
उसका हम लोग अभी बात कर रहे थे 90 के दशक की स्त्री कविताओं की। हम जानते हैं कि एक स्त्री का होना चूल्हा जलाने और रोटी पकाने के लिए ही नहीं है। सुधा जी की कविता में भी लाल गोले का सूरज स्त्री के भीतर छुपी अनंत संभावनाओं के साथ ही बगावत के बाद संसार में स्त्री के लिए नए सूरज का स्वागत करती है। उसके भीतर क्या कुछ उमड़ घुमड़ रहा है, उसकी पहचान करने की जरूरत है। स्त्री पर प्रकाशी होती है, ऐसा यह समाज मानता है कि वह दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है, इसलिए उसके अस्तित्व को आज तक स्वीकार नहीं किया गया। उसका मन तिरस्कृत होता है, उसका हृदय संवेदना से परे केवल देह तक ही सीमित कर दिया गया, जबकि वह इन सब स्त्रियों के लिए समाज को सोचने का एक नया नजरिया प्रस्तुत करती है। प्रज्ञा पांडे ने ठीक ही इसकी अभिव्यक्ति दी है जब वे लिखती हैं, ठंड में हाथ सेकने जैसा है औरत पर बात करना। जलती लकड़ियां बुझी तो नहीं, ये देखना है बस वो यूं कि सब सुलगता रहे, चूल्हा जलता रहे। सारी बात केवल इस बात तक रहे कि बाहर कुछ भी उफनने न पाए, भीतर चाहे जितना जलता रहे। वर्तमान की स्त्रियों की वर्तमान स्थिति से रूबरू हो तो विश्व की पूरी जमी पर लगभग 1% भाग महिलाओं का है, जबकि वे आधी आबादी कही जाती हैं। या आप यह भी मानते हैं कि यह जो आधी आबादी है वह स्त्रियों की है, लेकिन उनके लिए एक कोना भी सुरक्षित नहीं रह पाता। काम का 60% महिलाओं के द्वारा पूर्ण किया जाता है, जबकि उनका हिस्सा केवल 10% का है। कात्यायनी ने अपने दुर्ग द्वार पर दस्तक पुस्तक में ठीक ही लिखा है कि वहां सब कुछ महंगा है, स्त्री के श्रम और शरीर को छोड़कर। क्या खूबसूरत बात कही है कि सब कुछ महंगा है इस बाजार में, बस स्त्री का श्रम और उसका शरीर ही सस्ता है। यह बात केवल सोवियत संघ के देशों की नहीं है, बल्कि कमोबेश हर एक देश की स्त्री की यही स्थिति है। स्त्री पुरुषों के भाग का लगभग 3/4 निरक्षर है, उनको शिक्षित होने का भी अधिकार नहीं मिला। दहेज के लिए रोज ही कितनी स्त्रियां सूली पर चढ़ा दी जाती हैं। अभी हाल ही के दिनों में मेरी एक मित्र है, वह जो हमारे साथ बचपन से हम लोग साथ ही पढ़े थे, और वह आज एक वकील है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसने मुझसे एक दिन पूछा कि किसी लड़की का नाम लेकर कि इस सरोज नामक लड़की को तुम जानती हो? मैंने कहा जानती होंगी, लेकिन मुझे अभी उसकी शक्ल नहीं याद है, कहो बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने उसको जलाकर मार डाला, और उसके पिता एक बार केस लड़ चुके हैं और वो वहाँ से हार गए हैं, और वो चाहते हैं कि मैं उसका केस देखूं। मतलब वो कह रही थी, और कहते कहते इतनी भावुक हो गई। आप समझ सकते हैं कि उसके पास इस तरह के कितने केस आते होंगे, लेकिन एक अपनी सहेली जो हम लोगों के साथ पढ़ी हो, उसके साथ इस तरह की जो दुर्घटना या आप इस तरह की हृदय विदारक घटना जब सुनते हैं तो लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। और जब आप पुरुषों की दलील सुनते हैं कि नहीं अब समाज बदल चुका है, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग क्या अपने 2-4 लोगों को ही समाज मानने लगे हैं? क्या हम बस अपने आसपास के 2-4 घरों को ही देखकर पूरे
पूरी महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाने लगे हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि और भी स्त्रियां किस जहालत में रह रही हैं? हम बहुत बार अपने ही प्राध्यापक साथियों से बात करने पर विचित्र तरह की तर्कें, दलीलें सामने आती हैं कि क्या हम पूरी आज़ादी अब स्त्रियों को मिल चुकी है। और इस तरह की जब हम लोग अमानवीय घटनाएं सुनते हैं, देखते हैं, तो आज भी हमें लगता है कि हम मीराबाई के समय में चले गए हैं, हम सती प्रथा के समय में चले गए हैं। और आज भी स्त्रियां दहेज के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर ठगी और मारी जा रही हैं। कवि निशांत ने इसकी ठीक अभिव्यक्ति की है। लिखते हैं, इन औरतों को गुजरना पड़ता है एक लंबी सामाजिक प्रक्रिया से, तय करनी पड़ती है एक लंबी दूरी, झेलना पड़ता है गर्म सलाखों की पैनी निगाहें, फाड़ना पड़ता है सपनों को रद्दी कागजों की तरह, चलना पड़ता है अपने खोटे सिक्कों की तरह। क्या ठीक अभिव्यक्ति की है निशांत जी ने। एक दुकान से दूसरे दुकान तक इस नारकी जीवन की अभिव्यक्ति उपर्युक्त कविता में दिखाई पड़ती है। सच में आप देखते हैं कि अपने ही आसपास जो लड़कियां बड़ी होती जाती हैं, हम देखते हैं कि लड़कियों को शादी के बाद के जीवन की, शादी के बाद तो अलग जीवन आएगा, लेकिन उसकी तैयारी उनकी जन्म से ही शुरू हो जाती है। इस तरह बैठो, इस तरह हंसना मत, ये काम करो, ससुराल जाने में क्या करोगी, ये काम ठीक से करो, ससुराल जाओगी तो क्या करोगी, ठीक से कपड़े पहनो, ससुराल जाओगी तो क्या करोगी। जो इस तरह की जो निशांत जी कह रहे हैं कि कितनी सामाजिक प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है। सच में हमारी जो पूरी तैयारी रहती है, हमारी जो पूरी सामाजिक प्रक्रिया का जो ताना बाना रहता है, वह बच्चों को हम लोग उनका स्वतः विकास नहीं होने देना चाहते, बल्कि उनको हम पूरी तैयारी इसी तरह हम तैयार करते हैं कि वह ससुराल जाने के बाद उस समाज में कैसे एडजस्ट करे। यह सामाजिक प्रक्रिया, इस सामाजिक प्रक्रिया को जीते हुए वह बड़ी हो रही है। इस तरह की जो चीजें हैं वह एक स्त्री को स्त्री बनाती हुई नजर आती हैं। बातें तो बहुत कुछ हैं कहने की, लेकिन मैं अंत में कात्यायनी की एक कविता जो स्त्री की आजादी की मांग करती हुई जान पड़ती है, इससे अपनी बात खत्म करूंगी। जब कात्यायनी लिखती हैं, वह कौन सी चीज है जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, प्यार भी, सौंदर्य भी, मातृत्व भी, सोचती है वह और पूछती है चीख चीख कर। प्रतिध्वनि गूंजती है घाटियों में, मैदानों में, पहाड़ों से, समुद्र की ऊंची लहरों से टकरा कर। आजादी, फिर आजादी, आजादी।